नमस्कार, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की एक रिवीजन क्लास एक तरह से आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आप सभी से अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए करें। जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह से हम आपको नई नई चीजें प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तो सेल डिवीजन में 3 तरह के सेल डिवीजन की बात की गई, आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री सेल डिवीजन के बारे में बात की गई। आज हम लोग समसूत्री और अर्धसूत्री सेल डिवीजन में होता क्या है, इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, मींस माइटोसिस मींस बोला गया समसूत्री विभाजन, और दूसरा है मियोसिस। दूसरा क्या है? मियोसिस। मियोसिस मींस हो गया क्या? अर्धसूत्री विभाजन। यदि इसके बारे में पीछे क्लास में बताई गई कि माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में वाल्थेयर फ्लेमिंग ने बताया, और मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में वीजमैन ने सर्वप्रथम बताया। ठीक है, इसकी विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक, ऐसी कुछ जानकारियां। चलिए, मिटोसिस में समसूत्री विभाजन के बारे में पहली जानकारी रखें कि समसूत्री विभाजन में होता क्या है। तो जैसे बताया गया कि सभी जंतु कोशिकाओं में, ठीक है, किसमें होता है? जंतु कोशिकाओं में होता है सोमैटिक सेल, मींस बोला जाता है सोमैटिक सेल कायिक कोशिकाओं। सोमैटिक सेल में होता है सोमैटिक सेल कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, या फिर कहा जाए हम लोग जंतु कोशिका में, जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है जंतु कोशिकाओं में। जबकि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जर्म सेल में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जर्म सेल में होता है। किसमें होता है? जर्म सेल मींस कहा दिया जाए जनन कोशिका में होता है। पीछे बात बताई गई थी आपको, जनन कोशिका में होता है। ठीक, ये सोमैटिक कायिक कोशिका जंतु कोशिकाओं में, और ये क्या होता है? ये जंतु कोशिकाओं के जर्म सेल या जनन कोशिका में होता है। इसके बारे में दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि जो माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता है, ये में अकर इन कहा गया है हाइप्लॉइड, हाइप्लॉइड के फॉर्म में, हाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड, हाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड, या फिर पॉलीप्लॉइड। ठीक है, या फिर पॉलीप्लॉइड फॉर्म में अकर होता है। ठीक, में अकर हाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड और फिर पॉलीप्लॉइड सेल। ठीक है, पॉलीप्लॉइड फॉर्म या फिर बोलते हैं इसको क्या? सेल। और इसकी बात की जाती है तो ये बोला गया कि में अकर किसमें पाया जाएगा? ये आपके डाइप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड में अकर ओनली डाइप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। ठीक है, किसमें पाए जाएंगे? पॉलीप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड और डाइप्लॉइड में, डाइप्लॉइड में पाए जाएंगे। ठीक, तो दूसरी बात में अगर इन हाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड सेल, और में अगर ओनली डाइप्लॉइड है
पॉलीपेलाइट सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। इसमें कहा जा रहा है कि सेल डिवीजन होने के बाद दो संतत कोशिकाएं, दो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। ठीक है, टू डॉटर सेल फॉर्म, टू डॉटर सेल फॉर्म, दो डॉटर सेल बनेगी। मतलब डॉटर सेल की बात करते हैं तो दो संतति कोशिका बनती है। नोट करते रहिएगा, लाइक करिएगा, लाइक जो नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। दो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, दो संतति कोशिकाएं बनती हैं और इसमें बताया जाता है कि 4 डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। मतलब कि 4 संतत कोशिकाएं फॉर्म होती हैं। इसमें क्या होती है, 4 संतत कोशिकाएं फॉर्म होती हैं। डायग्रामेटिकली यदि समझने का प्रयास करें तो जैसे कहा गया कि कोई किसी में सेल की संख्या 2n है और इनका जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो फिर से इनसे क्या हो जाएगी, 2n की संख्या मतलब सेम संख्या वही क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। मींस इसमें सेल डिवीजन किससे केवल 2 डॉटर सेल बनते हैं, 2 संतत कोशिकाएं बनती हैं, जबकि इस मियोसिस में 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, 4 डॉटर सेल बनते हैं। इसमें कितने तरह के सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से 4 कोशिकाएं बनती है। ठीक, ये इनकी बात करी जाती है तो इनके जो संतत कोशिकाएं होती हैं, इनमें संतत कोशिकाएं की बात की जाए तो सेम एज पेरेंट सेल, सेम एज पेरेंट सेल की तरह ही होती हैं, क्योंकि सेम क्रोमोसोम नंबर आपका डिवीजन हो गया, वही फिर से एक तरीके से कॉपी हो गई है 2n 2n। तो सेम एज पेरेंट सेल की तरह संतत कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन इसमें संतत कोशिकाएं जो होती हैं क्या होती हैं, डिफर होती हैं। ठीक, डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल, डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल। इसमें संतत कोशिकाएं पेरेंट सेल से क्या होती हैं, अलग होती हैं। डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल से संतत कोशिकाएं अलग होती हैं। ठीक, मींस दैट इसकी यदि बात करें तो इनमें आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है। ठीक है, संतत कोशिकाओं में जनन जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। ठीक, ठीक कहा जाता है कि आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती, आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है, आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है। जबकि इसमें आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। भाई सेल की क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई, आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। इसमें मियोसिस में आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। ठीक, समझ में आ रही है बात? तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी अतुल पांडे का क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उनको भी हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वन लाइनर बेसिक चीजों को हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो फिर से बात करते हैं कि माइटोसिस कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं में होता है और मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है। मेकर हाइड्रोलाइट डाइक्लोराइड और पॉलीपेलाइट सेल में, और मेकर डाइक्लोराइड एंड पॉलीपेलाइट सेल में होता है। 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, मतलब 2 संतत कोशिकाएं बनती हैं इसमें, और वो संतत कोशिकाएं पेरेंट सेल की तरह होती हैं, सेम एज पेरेंट सेल की तरह होती हैं। इनमें आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है क्योंकि पेरेंट सेल की तरह होती है। इसमें 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल से क्या होते हैं, डिफर होते हैं, आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। ठीक, फिर अगली जानकारी की बात करते हैं। इसमें
नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। ठीक, तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए और इत्मीनान से छोटे से क्लास में। फिर अगली जानकारी के बारे में बात करें तो माइटोसिस विभाजन में कम समय लगता है। माइटोसिस विभाजन में कम समय लगता है, इसके विभाजन में समय कम लगता है, विभाजन में कम समय लगता है और मियोसिस में अधिक समय लगता है, मियोसिस में अधिक समय लगता है। मियोसिस सेल डिवीजन में समय क्या होता है, अधिक होता है मियोसिस में। ठीक, इसमें माइटोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो 5 स्टेप में होती है। माइटोसिस 5 स्टेप में कंप्लीट होती है और इनकी 5 स्टेप की बात कर दें तो कहा गया है इंटरफेज, पहला बोला गया है इंटरफेज, दूसरा बोला गया है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, फिर बोला गया मेटाफेज, तीसरी और चौथी बोली गई है एनाफेज, चौथी स्टेप एनाफेज, और 5वीं स्थिति जो बोली गई है टेलोफेज के बारे में बोला गया, टेलोफेज। ठीक है, ये क्या होता है 5 स्टेप माइटोसिस की 5 स्टेप में ये प्रक्रिया पूरी होती है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। मींस हिंदी में बात करें तो अंतरावस्था, अंतरावस्था बोलते हैं इसको, पूर्वावस्था बोलते हैं, पूर्वावस्था बोलते हैं, और मेटाफेज को बोलते हैं मध्यावस्था, मध्यावस्था, और एनाफेज को बोलते हैं पश्चावस्था, एनाफेज बोलते हैं पश्चावस्था, और टेलोफेज बोलते हैं क्या, अंत्यावस्था, अंत्यावस्था। ठीक है, बोलते हैं टेलोफेज। इसमें जो पश्चावस्था होती है, समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। ठीक, समसूत्री विभाजन में जो पश्चावस्था होती है एनाफेज, पश्चावस्था मीन्स एनाफेज, पश्चावस्था एनाफेज। ठीक है, एनाफेज सबसे कम समय में होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे कम समय। एनाफेज सबसे कम समय मीन्स 2 से 3 मिनट में हो जाती है, 2 से 3 मिनट में होती है। ठीक है, तो ये यदि पूछा जाए कि मिटोसिस के 5 स्टेप में किस स्टेप, कौन सा स्टेप जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो कौन सा स्टेप जल्दी कंप्लीट हो जाता है, पश्चावस्था। तो माइटोसिस समसूत्री विभाजन क्रमशः ही 5 स्थितियों में, 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप अंतरावस्था, दूसरा पूर्वावस्था, तीसरा मध्यावस्था, चौथा पश्चावस्था, 5वां अंत्यावस्था की बात होती है, जिसमें पश्चावस्था कहा गया है सबसे कम समय 2 से 3 मिनट में होती है। ठीक, तो ये माइटोसिस में कम समय लगता है, जबकि मियोसिस में कहा गया अधिक समय लगता है। और मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन होती है, ये 2 चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है, 2 स्टेप मतलब 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें एक पहला बोला गया मियोसिस फर्स्ट, पहले स्टेप को बोला गया मियोसिस फर्स्ट, और दूसरे स्टेप को बोला गया है मियोसिस सेकेंड, दूसरे स्टेप को बोला गया मियोसिस सेकेंड। मींस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो 2 स्टेप में होने के कारण इसमें समय अधिक लगता है। अब पहले स्टेप में, पहले अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो कह रहा है कि मियोसिस फर्स्ट में
मीन्स अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो आधी आ जाती है। क्रोमोसोम मीन्स गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी आ जाती है। मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसको बोला गया है रिडक्शन डिवीजन, मीन्स न्यूनकारी विभाजन करते हैं। आधी रह जाती है तो कहा गया इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन मीन्स न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। इसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। भाई अभी आपने डायमेट्री बताया, 2n n हो गया, फिर n में 2 दिया। ठीक, अभी पीछे मैंने बताया था आपको। तो वही कहा क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। अब इसमें भी मियोसिस फर्स्ट में भी 4 स्टेज होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 स्टेज अगर 4 स्थितियां, 4 स्टेज मियोसिस फर्स्ट में होती हैं, जिसमें पहली स्टेज बोली गई है प्रोफेज फर्स्ट। पहली स्टेज को प्रोफेज फर्स्ट, क्रम याद रखिए, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज, एनाफेज, फिर इसके बाद क्या आएगा? मेटाफेज फर्स्ट, फिर है एनाफेज फर्स्ट, और चौथा स्टेज जो इसका है टेलोफेज फर्स्ट। चौथा स्टेज इसका क्या है? टेलोफेज फर्स्ट। ठीक, तो मियोसिस फर्स्ट में ये 4 स्टेज अगर होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक, इसमें प्रोफेज फर्स्ट जो होती है ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि कहा गया 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। ठीक, नोट करिएगा, प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट क्या होती है? सबसे लंबी अवस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। जो 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है, 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। ठीक है, आई बात में। अब इसे करते हैं, नोट करिएगा। अब इनकी 5 उप अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? प्रोफेज की 5 उप अवस्थाएं क्या क्या चीजें हैं? प्रोफेज अपने 5 उप अवस्था में क्या क्या करता है? तो कह रहा है कि पहला लेप्टोनिन अवस्था होती है इसकी। पहली इसकी अवस्था क्या होती है? लेप्टोनिन की अवस्था होती है, लेप्टोनिन की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था कहा जा रहा है जाइगोटिन की होती है। तीसरी अवस्था पाइचिटिन की होती है। दूसरी अवस्था किसकी होती है? जाइगोटिन की अवस्था होती है। ठीक, फिर दूसरी अवस्था जाइगोटिन की, तीसरी अवस्था किसकी होती है? पाइची, तीसरी अवस्था पाइचिटिन की अवस्था कहलाती है। फिर चौथी अवस्था में क्या होता है? डाइप्लोटीन होता है। चौथी अवस्था में डाइप्लोटीन होता है। अब 5वीं अवस्था कह रहा है
पांचवी अवस्था इसकी क्या हो जाती है, डाइकेनेसिस हो जाती है। पांचवी अवस्था को डाइकेनेसिस बोलते हैं, डाइकेनेसिस। ठीक, तो इस तरह से बोला गया कि देखिए इसमें इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, इसी कारण कहा जाता है मियोसिस की अवस्था क्या होती है, लंबी होती है। पहले तो भाई दो स्टेप अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में बताया गया क्रोमोसोम की संख्या आधी आ जाएगी। फिर कहा गया मियोसिस फर्स्ट में 4 स्टेज अगर होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था होती है जो 5 अवस्थाओं में पूरी होती है, मतलब इस प्रोफेज फर्स्ट में भी 5 स्टेज होते हैं। लैक्टोनिन होता है, जाइगोटिन होता है, पैचिटिन होता है, डाइप्लोटिन होता है और डाइकेनेसिस होता है। ठीक, तो बात ये समझ में आ रही भाई, खूब अच्छी क्लास हमारे जानकारी से, तो हम आपको बहुत अच्छी क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और हमें उम्मीद है आपको भी पसंद आ रही होगी। तो हमारे चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस, जो लोग हमसे जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमको उत्साहित करें। हम आपको इसी तरह से क्लास को प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, एक चीज जानकारी नोट करिएगा, कहा जाता है जाइगोटिन अवस्था में गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, इस जाइगोटिन की अवस्था में क्या हो जाते हैं, गुणसूत्र के जोड़े बन जाते हैं। गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं मतलब पेयर बनते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं क्योंकि बिना पेयर के फिर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में नहीं आएगा, जोड़े के फॉर्म में। तो जाइगोटिन की अवस्था में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्र के जोड़े बनने की क्रिया को अंतर्ग्रथन कहते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया को क्या बोला गया, अंतर्ग्रथन। अंतर्ग्रथन, ठीक, इसकी क्रिया को क्या बोला गया, अंतर्ग्रथन बोला गया। किसकी क्रिया को भाई, गुणसूत्र के जोड़े बनने की क्रिया। ठीक, फिर आगे कहा जा रहा है कि जो डाइप्लोटीन उप अवस्था में गुणसूत्र कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, और उस बिंदु को काइएज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र जिस बिंदु पर जुड़े होते हैं उस बिंदु को क्या बोला जाता है, काइएज्मा। काइएज्मा कहा जाता है। ठीक, मतलब जाइगोटिन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं और डाइप्लोटीन में क्या होते हैं, इस उपावस्था में गुणसूत्र कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़े होते हैं। इस उपावस्था में गुणसूत्र कुछ बिंदुओं में आपस में जुड़े होते हैं, किसमें, डाइप्लोटीन में। ठीक, फिर ये तो पहली मियोसिस फर्स्ट की अवस्था है। फिर मियोसिस सेकंड की अवस्था जो होती है वो लगभग माइटोसिस के समान होती है। ठीक, इस तरह से इस सेल में कोशिका विभाजन